Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start last topic of this chapter, which is very important for 3 to 4 marks, that is nominal GDP and real GDP. First of all, we should be clear about the meaning of these two terms, nominal GDP and real GDP. Children, the definition of nominal GDP is it is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, which is estimated at the current year prices. Nominal GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम नॉमिनल प्राइसेस पे फाइंड आउट करते हैं, मींस करंट प्राइसेस पे, जो करंट ईयर में प्राइसेस होंगे मार्केट में, उसी प्राइसेस के साथ हम जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं. It is estimated for an accounting year. Domestic means within domestic territory of a country. Next is real GDP. Real GDP means beta it is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. यहाँ तक तो सेम है दोनों की definition, but it is estimated at the base year price, or we can say constant price. कांस्टेंट प्राइस या फिर हम कह सकते हैं बेस ईयर प्राइस. जहां हमने एक बेस ईयर प्राइस ले लिया, उसके बेसिस पे राइट इट इज एस्टिमेटेड, विच इज एस्टिमेटेड रियल जीडीपी. क्लियर? सो रियल जीडीपी इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ करंट ईयर आउटपुट एंड देयर बेस ईयर प्राइसेस, एंड नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड विद द क्वांटिटी विद द करंट प्राइसेस. That is a formula I am saying beta. Nominal GDP is equal to quantity multiplied with price. Current year quantity and current year prices. अब quantity जब हम measure कर रहे हैं तो quantity constant मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि price change हो रहे हैं market में, लेकिन हम quantity उतनी ही दे रहे हैं customers को. Means quantity multiplied with prices is equal to nominal GDP, where GDP rises even when quantity is constant. Quantity constant है, price चेंज होता है करंट. सो ओनली प्राइसेस राइजेस बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. तो जब सिर्फ प्राइस का बढ़ना और घटना लगा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? मनी इल्यूजन. कि सिर्फ मनी, सिर्फ प्राइस चेंज कर रही है जीडीपी को, अदरवाइज क्वांटिटी में हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी उतनी ही मिल रही है हम लोगों को. सेकेंड इज रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द बेस प्राइस. ये मैंने स्टार एस्टिक मार्क लगाया, दैट इज द बेस ईयर प्राइस. मींस कि प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस इस केस में कांस्टेंट रहेगा. जीडीपी राइज होगी, सिर्फ क्वांटिटी हमें कम ज्यादा मिलेगी, क्वांटिटी बढ़ाकर दी जाएगी, लेकिन उन्हीं प्राइसेस पे. एग्जांपल लेते हैं बेटा. पहले हम नॉमिनल जीडीपी के लिए मैंने एक टेबल प्लॉट की है यहाँ पर कि ईयर 2011-12 एंड 2014 के अंदर क्या कंपैरिजन हुआ, जीडीपी कितनी राइज हुई. दो गुड्स हमने लिए एक्स एंड वाई, जहां x के लिए 20 टन्स एंड y के लिए 10 मीटर, क्लोथ्स व्हाटएवर, हम कुछ भी ले रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पे फिगर्स आउट किए. तो डिफरेंट ईयर्स के लिए क्वांटिटी हमने सेम रखी है, 20 टन्स एंड 10 मीटर्स, राइट. लेकिन प्राइस मैंने चेंज की कि 2011-12 में x क्वांटिटी का प्राइस 100 था और y का 50 था. 2013-14 में x का प्राइस बढ़ के 100 से 120 तक और y के लिए 50 से 100 हो गया, राइट. तो प्राइस में चेंजेस आए, प्राइस में इल्यूजन हुआ, लेकिन क्वांटिटी वही की वही है. तो उसी प्राइस चेंज होने पर सेम क्वांटिटी से हमारी जीडीपी में क्या फर्क आया? फॉर्मूला क्या है हमारा? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद प्राइस. यानी 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई की 2000, 10 को 50 से किया तो 500. टोटल कितनी जीडीपी हुई 11-12 की? ₹2500. नेक्स्ट 13-14 में एक्स ने कितनी जीडीपी कमाई? 2400 जीडीपी आई, मार्केट प्राइस पर वैल्यू आई हमारी. 10 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 1000 फॉर द वाई क्वांटिटी. अब टोटल कितना आया? 3400. मींस 11-12 में जीडीपी 2500 थी और प्राइस को बढ़ाने से हमारी जीडीपी राइज हो गई. दैट इज अ मनी इल्यूजन. जीडीपी राइज तो हो रही है, लेकिन सिर्फ प्राइस में चेंज देने से, जहां हमने क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया. यानी महंगा दे रहे हैं और क्वांटिटी उतनी की उतनी दे रहे हैं, फिर भी जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हमने प्राइस रेज किया है. Clear? Now let me prepare a table for real GDP now. Now the next table for the real GDP. That is a table for this.
That is in year 2011-12, two goods were purchased, X and Y. When the quantity for the X food is purchased at 20 tons and for the Y 10 meters. अब मैंने बताया था रियल जीडीपी में बेटा क्वांटिटी इंक्रीज होगी लेकिन प्राइस वही रहेंगे. तो देखो मैंने 2013-14 में प्राइस सेम रखे हैं 150 और हमने जब नॉमिनल जीडीपी की टेबल बनाई थी तो नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस चेंज हुए थे, क्वांटिटी कांस्टेंट थी. यहाँ हमारी क्वांटिटी राइज की मैंने लेकिन प्राइसेस सेम रखे 150 फॉर बोथ. तो सेम हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 with 10 2000, 10 with 50 500. For 13-14 also 30 multiply 100 3000, 20 with 50 100. Right? Sorry, it will be 1000. Right? It will be 1000. तो कितना आ गया हमारे पास 4000 हो गया. अब एक चीज कि इस टेबल में देखो जीडीपी हमारी 11-12 में 2503, 13-14 में 4000 हो जाती है. तो यहाँ जीडीपी राइज हो रही है लेकिन कैसे हो रही है जब हमारा आउटपुट बढ़ रहा है. राइट? आउटपुट में चेंज आने से जीडीपी राइज हो रही है. और नॉमिनल जीडीपी के केस में क्या था बेटा, जीडीपी राइज तो हुई लेकिन प्राइस में चेंज आने की वजह से. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. Nominal GDP is the one where GDP rises by change in price, but real GDP is that where a consumer is getting more quantity compared to the previous year. So here also GDP rises, but when output rises, where price remains constant. So what it shows, it gives more satisfaction to the consumer. यहाँ consumer को ज्यादा satisfaction मिलेगी. भाई अगर मुझे उतने ही पैसे में आने वाले समय में ज्यादा क्वांटिटी मिलती हो, ज्यादा मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा हो उतने ही पैसों में, तो मैं फायदे में रहूंगी, मुझे फायदा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी. क्लियर? सो इट शोज कि यहाँ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, कंज्यूमर को ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो कंज्यूमर के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है. तो फ्रॉम बोथ दीज टू, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, विच वन यू विल कंसिडर एज द बेस्ट जीडीपी विच शोज द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. किसको ज्यादा फायदा मिल रहा है? सोसाइटी को फायदा कहाँ से मिल रहा है, रियल जीडीपी से या नॉमिनल जीडीपी से? यानी हमें जीडीपी का मेजरमेंट किस बेसिस पे करना चाहिए, रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी? ऑब्वियसली जहां कस्टमर सेटिस्फाइड है, जहां उसे ज्यादा मिल रहा है, उसी के बेसिस पे सोसाइटी को चाहिए. सो रियल जीडीपी शोज द बेस्ट इंडेक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट GDP and its welfare, that is its limitations. Next is GDP and welfare. Is GDP a perfect index of economic welfare? कि हमने जिस बेसिस पे GDP फाइंड आउट की कि हमने कहा कि real GDP considered a best index for the welfare of the people. Is that it is a perfect index for the economic welfare? No. This may not always correct. Following are some of the limitations. So let me discuss about these limitations. Children, let me clear you. The first one is distribution of the GDP. Second is non-monetary exchanges. Third one is composition of GDP. And the fourth one is externalities. All these points are good, but the fourth one, that is externalities, that point is very important. Because this point is asked sometimes in the way of value-based question. And directly also they can ask like for 1 mark or for 3 marks. So this is an important question, right? जैसे हमें 10 मार्क्स हमारा नेशनल इनकम आएगा बेटा, 6 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हो गए, बचे 4 मार्क्स. तो 4 में से या तो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का अलग क्वेश्चन थ्योरेटिकल में. तो थ्योरी में हमें जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन यहाँ से लिमिटेशन उठाई जा सकती है. प्लस उसके अलावा हमारे पास जो भी हमने जीडीपी के बारे में, रियल और नॉमिनल जीडीपी की, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है हमारा, दैट इज जीडीपी डेफिनेटर, जो हम इसके बात करेंगे. राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन दीज 4 पॉइंट्स वन बाय वन टू यू. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी. बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी मीन्स कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी कंट्री में अनइक्वल है. इनइक्वालिटीज कैसे हो रही है? देखो, रिच को ज्यादा दिया जा रहा है, पुअर को कम दिया जा रहा है. रिच होता चला जा रहा है एंड पुअर बिकम पुअर. So increase in inequalities means that rich become richer and poor become poorer. तो मनी का जो यूज है वो पुअर में
किसमें ज्यादा हो रहा है? मनी का जो पैसा है, यूटिलिटी ऑफ मनी कहाँ ज्यादा मिलेगी? पुअर के बीच में, और रिच में कम होगी, क्योंकि उसे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनी की जो यूटिलिटी है वो पुअर के केस में हायर रहेगी और रिच के केस में लोअर रहेगी, क्योंकि रिच को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे महंगा मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन पुअर को सस्ता मिल रहा होगा तो वो ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, या वो खरीद पाएगा मे बी, तो उसके लिए मनी की यूटिलिटी ज्यादा है, उसका यूज ज्यादा रहेगा। तो देयरफॉर if the distribution of GDP is not uniform, inequalities may not lead to increase in the welfare of the entire country people, right? Now the next point is non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges means non-monetary production, that is barter system. अभी भी कुछ जगह पर अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहाँ मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं है, वहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम मीन्स जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने को, तो वहाँ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ज्यादा पाए जाते हैं। तो जहाँ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का हम पता ही नहीं लगा पाए, उससे क्या हम जीडीपी का प्रॉपर एस्टिमेशन कर पाएंगे? Obviously, it cannot be evaluated in terms of money due to non-availability of data. Thus, GDP may not give us a clear indication of the production activities also. क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रही है, हमें पता ही नहीं होगा। जीडीपी बढ़ रही होगी अंदर ही अंदर, लेकिन हमें पता नहीं होगा किस तरीके से बढ़ रही है, राइट? सो इट विल ऑल्सो अ लिमिटेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, राइट? कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। बेटा हमारी कंट्री में जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है वो इम्प्रॉपर चल रहा है। जो चीजें हार्मफुल है उनमें ज्यादा रिसोर्सेज डाले जाते हैं, जो चीजें हमारी कंट्री के एटमॉस्फेयर को पीसफुल बनाती हैं वहाँ प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं यूज करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो एक लिमिटेशन है हमारी कि कॉम्पोजिशन सही नहीं है हमारी जीडीपी का। रिसोर्सेज को हमें वहां से निकाल के जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हम वहां से निकाल के उन्हें किसी अच्छे प्रोडक्शन एक्टिविटी में निकाले तो कंट्री को फायदा होगा। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो टबैको, लिक्वर, ये चीजें हैं जो कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांडेड हैं, नो डाउट इससे जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की। अब जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन ये हार्मफुल गुड्स लोगों की हेल्थ को तो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कंट्री को कहाँ से फायदा हो रहा है भाई? वेलफेयर कहाँ हो रहा है कंट्री का? इनडायरेक्ट वे में बढ़ रही है। हार्मफुल गुड्स दे रहे हैं हम कंट्री को, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, लेकिन कंट्री को फायदा हो रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है साइड बाय साइड। तो अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर बैन लगा दे, लिक्विड पे, टबैको प्रोडक्ट पे, जिन चीजों के लोग आदी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड में कमी आएगी। जब वो चीजें महंगी हो जाएंगी या गवर्नमेंट उन पे बैन लगाएगी, जब पीछे से बैन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, राइट? तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है इन चीजों की, तो वो महंगा मिलता है प्रोडक्ट मार्केट में। तो महंगा मिलेगा तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा तो मार्केट की इनकम कम हो जाएगी, यानी जीडीपी गिरना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ को तो फायदा होगा, राइट? तो उन्हीं रिसोर्सेज को जिन्हें हम हार्मफुल चीजों में डाल के बैठे हैं, वहां से निकाल के अगर हम डिफेंस गुड्स फॉर एग्जाम्पल उसमें डाल दें, या कंजप्शन गुड्स जिसको लोग डेली कंज्यूम करते हैं, रेगुलर गुड्स हैं जो हमारे, राइट? उनमें उनकी प्रोडक्शन में अगर रिसोर्सेज को डाला जाए तो क्या कंट्री को फायदा नहीं होगा? उससे जीडीपी बढ़ेगी, राइट? और उससे कंट्री का वेलफेयर भी होगा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स: distribution of the GDP, non-monetary exchanges, composition of GDP. Now the last point of these limitations are externalities. Externalities means जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव बिना कुछ पे किए हुए हमें मिल रहा हो, राइट? बिना कुछ पे किए हुए हमें गुड या बैड इम्पैक्ट हमें किसी चीज से मिलता हो। Let me repeat this term in English. Externalities refers to the benefits or harms to a firm or an individual causes to another for which they are not penalized or not paid. Let me take examples. Introduction of metro rail has saved the time and money of general public and has provided safe means of transport. अब देखो मेट्रो का इंट्रोडक्शन हुआ तो पैसा बचा, टाइम बचा पब्लिक का, और एक सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। अनदर एग्जांपल, सेविंग ऑफ कम्यूटिंग टाइम ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर बना, उससे हमारी कंट्री को फायदा हुआ, भैया व्हीकल्स इजीली वहां से जा रहे हैं, भीड़ भड़ाका वाला सिस्टम कम हो गया, राइट?
So these positive externalities increase welfare of the people, or you can say the general public. Now some examples of negative externalities. Pollution caused by vehicles and smoke out of chimneys of factories. अब भाई जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे आने वाला जो पोल्यूशन है वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। या हम फोन करके कहते हैं भैया हमारे घर के पास एक ट्रक लेके जाओ और मेरे घर के आसपास पोल्यूशन करके जाओ, ऐसा तो हम नहीं करते। या मैं कहूंगी मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक के जाओ, भाई डस्टबिन पड़े हैं, कूड़ा फेंको, खूब फेंको, मुझे तो यहाँ गार्बेज चाहिए, मुझे स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। अरे क्यों कहूंगी मैं, बीमारी का घर है मेरे सामने। सो इट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फॉर। अब ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जैम हम अपनी खुशी से नहीं करते, हो जाता है भी, हर पर्सन गाड़ी यूज कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी बर्बाद हो रही है, डीजल फूक रहा है खड़े खड़े वहां पे, हमारा टाइम भी जा रहा है, और क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है वहां रह करके। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें नुकसान दे रही हैं या फायदा भी दे रही हैं, लेकिन हम बिना कुछ पे किए उनके फायदे या नुकसान को झेलते हैं। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मेरे घर के बाहर एक पार्क है जो कि मैंने मेंटेन किया है, राइट, ब्यूटीफुली मेंटेनेंस किया, उसकी पेड़ पौधे लगाए, मैंने गार्डनिंग किया अच्छे से। अब मेरे पड़ोसी हैं जो साथ वाले, अभी एक दीवार लगती है तो समझ नहीं आता पार्क मेरा या उनका, बस एक डोर का सिस्टम है, वो मेरे घर से खुल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, पड़ोसी के घर कोई आ जाता है। अब नेबर है भाई, आ गया उनके घर कोई आया तो भैया क्या कर सकते हैं। अब आके उनको क्या कह रहा है कि भैया अपने जो बाहर पार्क है वो बड़ा ही अच्छा है, तो बंदा कहता है कि मैं इस पार्क की बड़े अच्छे से मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तो अब उस बंदे का वो पार्क ही नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा मैं उठा रही हूँ, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है, मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर, क्योंकि उसने कहा कि हाँ जी मैं उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, अपने पार्क का ध्यान रखता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, गार्डनिंग करता हूँ, तो उसने ये बोला। तो अब जो थर्ड पार्टी जो हम उसके घर आई है वो क्या बोलेगी, उसी को फायदा देके जाएगी ना, उसी को बोलेगी कि आपका तो पार्क बड़ा अच्छा है, सुंदर है, ये सब बोलेगी। तो इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट बिना कुछ पे किए दूसरा पर्सन उठा रहा है, राइट। अब जैसे पोल्यूशन है, एक और एग्जाम्पल, जो हमारे एटमोस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, ये सब क्या है, क्या हम इसे खुद पैदा कर रहे हैं, नहीं, दूसरे लोग कर रहे हैं, और भुगतान हम कर रहे हैं बीमारियों के ऊपर, है ना। तरह तरह के डिजीज हमें लग जाते हैं, ईयर्स में पेन होने लगता है। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग विदाउट पेइंग समथिंग फॉर दिस, सो दैट इज एक्सटर्नैलिटीज, राइट। सो दीज आर द 4 limitations. Now let's move to the last topic, that is GDP deflator. Now nominal GDP and real GDP we have done. So what is GDP deflator? Which is equal to, it is the ratio between nominal GDP and real GDP, right? If GDP is denoted in percentage terms, if we have to give the answer in percentage, then GDP deflator is equal to nominal GDP divided with real GDP multiplied with 100. So let me take example. Nominal GDP is rupees 5,500 and real GDP is rupees 3,000. Now what will be the answer for GDP deflator in percentage form? That is rupees 5,500 divided by 3,000 multiplied with 100, which is equal to 183.33%, which means 183 दिखा रहा है, तो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस में राइज होने से कितना परसेंटेज चेंज आया, दैट इज 83.33%. क्लियर? So that is GDP deflator. Now, if nominal GDP is given and real GDP we have to find, फॉर्मूला यही है, रियल जीडीपी ऊपर चली जाएगी, जीडीपी डेफलेटर नीचे आ जाएगा, या उसकी जगह हमें प्राइस इंडेक्स गिवन हो सकता है, तो हम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू nominal GDP divided with price index multiplied with 100. So there is an example. Suppose nominal GDP is 228 and price index is 120. Then real GDP is equal to 228 divided by 120 multiplied with 100. Nominal price index हमें given था, so answer is rupees 240. Such kind of examples can be asked in the exam for 1 mark also, for 3 marks also. Clear? So now let me share with you some top tips. So here are the some top tips. Nominal GDP, which will be measured at current year prices. Real GNP, which will be measured at base year prices. And the ratio of nominal GNP to real GNP of the current year is called GNP deflator. And GNP deflator is equal to, how to find out nominal GNP divided by real GNP multiplied with 100. Clear? So these are the top tips related to this topic. So here we are going to complete this chapter here today.
So stay connected, stay tuned. Bye bye. Please like, share, and subscribe. Thank you.